हेलो बच्चों, कैसे हो? क्लास 12 की क्रश कोर्स के लिए पहला चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम केमिस्ट्री की उस ब्रांच का अध्ययन करते हैं जिसमें कि एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में चेंज किया जाता है। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या किया जाता है? केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, इज द पार्ट ऑफ क्या? केमिस्ट्री in which we study about change of electrical and chemical energy into each other, and their causes, यानी इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कैसे करते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज करते हैं, इसके चेंज को पढ़ते हैं और इसके कॉज को पढ़ते हैं। यानी क्यों ऐसे चेंज होता है, क्या चेंज कर दें कि इसकी चेंजिंग में परिवर्तन हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे सेल। तो सेल क्या है? सेल एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को एक दूसरे में चेंज करते हैं। सेल इज अ डिवाइस by which we can change electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy। मतलब सेल एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। अब इसके आधार पर सेल दो टाइप की होती है। कैसे? एक देखो, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और ये किस में चेंज हुई? केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हुई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसे कौन चेंज कर रहा होगा? सेल। और यह सेल दो टाइप की है। कौन सी? जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही हो तो कौन सी सेल यूज होगी, और जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही हो तो यहाँ पर यूज होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और यहाँ कौन सी होगी? इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। तो दो तरह की सेल होती है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल और एक इलेक्ट्रोलिटिकल। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेल। सेल के कितने टाइप्स होते हैं, कितने पार्ट होते हैं? पार्ट ऑफ सेल। हेडिंग क्या रहेगी? पार्ट ऑफ सेल। पार्ट ऑफ सेल। तो इसमें सबसे पहला होता है इलेक्ट्रोड। सबसे पहला क्या होता है? इलेक्ट्रोड। दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन। और तीसरा क्या होता है? बैटरी। ये किसके लिए यूज होती है? ये इलेक्ट्रोलिटिकल सेल के लिए यूज होता है। किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। इलेक्ट्रोलिटिकल सेल।
अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए क्या यूज होगा? इलेक्ट्रोड तो यूज ही होंगे, इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन यूज होगा, इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन यूज होता है, और साल्ट ब्रिज यूज होता है। क्या होता है? साल्ट ब्रिज। और पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा क्या यूज होता है? यूज होता है अमीटर, वोल्ट मीटर या फिर गैल्वेनोमीटर। इससे मिलकर के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनती है। कौन सी सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सब मिला के हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोड। तो लिखना है इलेक्ट्रोड। 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 अगर किसी मेटल रॉड को उसी के साल्ट सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर दें, मेटल रॉड एम रॉड है और इसी का साल्ट सॉल्यूशन हो, इसी का साल्ट सॉल्यूशन का मतलब जैसे MsO4, ये है इसका साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन क्या होता है? इसी को इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली साल्ट आर dissolvable into their ion, broken into their ion into their solution. So if any metal rod is dipped into their salt solutions, a device is obtained are known as electrode. क्या? If any metal rod dipped into their salt solution, into their salt solution, a device is obtained are known as इलेक्ट्रोड। अब जैसे मान लो आपको बनाना है जिंक इलेक्ट्रोड, Zn इलेक्ट्रोड, तो इसका मतलब क्या किया आपने? Zn इलेक्ट्रोड कब बनेगा? जब आप जिंक की रॉड को जिंक के सल्फेट सॉल्यूशंस में डाल देंगे या किसी भी साल्ट सॉल्यूशंस में। जनरली हम लोग सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ Zn रॉड होगी और ये होगा क्या? ZnSO4 सॉल्यूशन। निश्चित है कि अगर ये ZnSO4 सॉल्यूशन है तो इसमें Zn++ होगा और SO4 माइनस होगा। तो ये जिंक इलेक्ट्रोड हो गया। कॉपर इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉपर मेटल रॉड हो जाएगी। कॉपर इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करते हैं तो ये कॉपर मेटल रॉड हो जाएगी। सपोज दैट हम सोचते हैं कि हम कॉपर इलेक्ट्रोड भी ले लें, तो ये हो जाएगा कॉपर मेटल रॉड यानी Cu रॉड। और यहाँ क्या हो जाएगा? गेस करिए। यहाँ हो जाएगा, ये क्या है? निश्चित है, बताइए आप। CuSO4 सॉल्यूशन, ठीक ना? ये कॉपर इलेक्ट्रोड कहलाएगा। क्या है ये? ये कॉपर इलेक्ट्रोड। और ये Zn इलेक्ट्रोड ये वाला है, ठीक ना? अब इसमें जो है कॉपर प्लस में भरा रहेगा अपने आयनों में और SO4 माइनस में। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है? अगर किसी मेटल रॉड को उसके साल्ट सॉल्यूशंस में डिसॉल्व कर दिया जाए तो जो डिवाइस ऑब्टेन होगी वह कहलाएगी इलेक्ट्रोड, ठीक ना? अब हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड एंड देयर पोटेंशियल। सबसे पहले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड
इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कब बनता है? जब किसी मेटल रॉड को, जैसे मान लो ये किसी मेटल रॉड को उसके साल्ट सोल्यूशन, मोलर साल्ट सोल्यूशन, कौन सा साल्ट सोल्यूशन हो? ये मोलर साल्ट सोल्यूशन। मान लो ये मेटल रॉड है, क्या एम रॉड है, और ये मोलर MsO4 सोल्यूशन है। क्या टेम्परेचर है? 273 केल्विन, और प्रेशर क्या है? 1 एटमॉस्फेयर। अब इस समय जो ये इलेक्ट्रोड डेवलप हुआ, ये कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। क्या डिफिनेशन आई? व्हेन एनी मेटल रॉड dipped into their salt solutions, at 1 atmospheric pressure, and salt solution जहाँ लिखा है into their molar salt solution लिख लीजिए, into their molar salt solutions at 1 atmospheric pressure and 273 Kelvin temperature, a device is obtained or known as क्या? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। यहां पर मोलर साल्ट सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? मोलर साल्ट सोल्यूशन मीन्स मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1। मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इज क्या? 1। यानी ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए जिसकी मोलरिटी क्या हो? 1 हो। ठीक ना? और जैसे आप लिखेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड जिंक इलेक्ट्रोड, क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड जिंक इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड जिंक इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड जिंक इलेक्ट्रोड कहने का मतलब अभी आप समझ गए होंगे कि अगर जिंक की रॉड को आप किसमें, ये क्या है? ये अगर जेडियन रॉड है तो ये क्या है? ये है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है इस पे, और 273 केल्विन टेम्परेचर है। ठीक है ना? और यहां पर क्या है? इसकी मोलर सोल्यूशन है। इसका क्या है? मोलर कौन सा सोल्यूशन? ZnSO4 सोल्यूशन। इसका मतलब क्या? इस सोल्यूशन की मोलरिटी कितनी है? मोलरिटी 1 है इस सोल्यूशन की। बात समझ आई? इस सोल्यूशन की मोलरिटी 1 है, तो ये स्टैंडर्ड जिंक इलेक्ट्रोड है। ठीक है ना? और जैसे जिंक की रॉड है और सपोज दैट इस पे माइनस चार्ज है रॉड पर, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है, निगेटिव रॉड है। जिंक रॉड ये कैसी है? निगेटिव है। तो अब इसके चारों तरफ क्या होगा जरा सोचिए। यहां पर क्या रहा होगा? यहां पर रहा होगा Zn++ और यहां पर क्या? SO4 माइनस। तो ये निगेटिव रॉड है, तो जैसे ही ये आप इसमें डिप्ट करेंगे तो इसके चारों तरफ Zn++ इकट्ठा हो जाएगा ना? अब क्या है कि पर एरिया में अगर सपोज दैट माइनस चार्ज यहां पे 100 है और प्लस चार्ज कितना है? प्लस चार्ज मान लो 90 है, तो इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा?
-10, कितना हो गया -10। उस कंडीशंस में यह निगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? निगेटिव इलेक्ट्रोड। और इसका जो ये -10 है वोल्ट, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? -10। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर हम डेफिनेशन चाहते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसकी डिफिनीशन लिखेंगे चार्ज डिफरेंस बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड या मेटल रॉड एंड आउटर सरफेस of electrolytical solution are known as क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी किसी इलेक्ट्रोड में जो रॉड पर चार्ज होता है और उसके अगेंस्ट उसके अपोजिट साइड में जो अपोजिट चार्ज डेवलप होता है, उन दोनों के चार्ज में जो चार्ज डिफरेंस आता है वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। तो आपकी समझ में बात आ गई होगी। अभी हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑफ कॉपर। मान लो आपने कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लिया, तो क्या होगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑफ कॉपर। अब आप क्या करेंगे? कॉपर की एक रॉड लेंगे और इसको कॉपर सल्फेट के विलेन में क्या करेंगे? डाल देंगे। ये रॉड किसकी है? कॉपर के। सपोज दैट आपकी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रॉड है और इसमें क्या है? इसमें भरा हुआ एक रॉड किसकी है? कॉपर की पॉजिटिव रॉड है। और इसमें इसका जो टेम्परेचर है वो केल्विन, ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है और ये मोलर सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? मोलर सॉल्यूशन ऑफ किसका? CuSO4। किसका होगा? CuSO4। कॉपर सल्फेट भी ले सकते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। हम जनरली कॉपर सल्फेट ही ले रहे हैं और यही लेंगे जितने भी इलेक्ट्रोड बनाएंगे। इसी तरह सल्फेट सॉल्यूशन ही लेंगे, ठीक ना। जितने भी जिंक का लेंगे तो जिंक सल्फेट, कॉपर का लेंगे कॉपर सल्फेट, जनरली यही लेंगे। हाइड्रोजन कर लेंगे तो हाइड्रोजन सल्फेट बनाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा? यहाँ पर Cu++ होगा और SO4 क्या होगा? माइनस। अब ये पॉजिटिव यहाँ पे डिप्ट की गई तो इसमें भी चारों तरफ क्या हो जाएंगे? अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएंगे। अपोजिट चार्ज जैसे ही डेवलप हुए तो अब यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। उसी को तो ही हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक ना। तो अगर सपोज दैट यहाँ पे प्लस चार्ज अब की सपोज दैट 100 है और माइनस चार्ज 90 है, तो नेट चार्ज कितना हो गया? 10+। यही तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, ठीक है। लेकिन ये कैलकुलेट किया गया है, ये सपोज किया गया है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। ये जान लो कि किसी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग डायरेक्टली निकाल नहीं सकते। हम बस इतने बता सकते हैं कि नेट चार्ज डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। अभी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बताएंगे। ये जो वैल्यू आ रही हैं ये एज्यूम की हुई हैं, मानी गई हैं कि ये चार्ज डिफरेंस है तो यही इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अब हम लोग
दूसरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ जाते हैं जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ हाइड्रोजन। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। ठीक, अब की बार क्या होगा, अब की बार इसमें हाइड्रोजन की रॉड डालेंगे। तो सबसे पहले कंटेनर लेंगे और कंटेनर में इसमें लेंगे क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन का सल्फेट, यानी क्या, मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और इसकी मोलर सॉल्यूशन का मतलब मोलरिटी 1 होनी चाहिए, 273 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब इसमें हाइड्रोजन की रॉड डालना है। सपोज दैट, देखिए हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है, तो गैस की रॉड तो होगी नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इनर्ट मेटल क्या होती है, गोल्ड होती है, सिल्वर होती है और प्लेटिनम होती है। इनमें से किसी मेटल के एक सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर बना लेते हैं, इस तरह का सिलेंडर बनाते हैं और इस सिलेंडर के बीच में हाइड्रोजन गैस भर देते हैं। ये सिलेंडर जो है, ये फॉयल जो है वह प्लेटिनम की मान लिया, तो प्लेटिनम फॉयल लिखेंगे, अच्छा, और इसके बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भर लिया। अब ये हाइड्रोजन रॉड बन गई और इसे उठा करके यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पर है, इसमें हाइड्रोजन गैस है भरी, और ये क्या है, ये प्लेटिनम फॉयल है। प्लेटिनम का इसलिए लिया कि इनर्ट है, ये हाइड्रोजन से कोई रिएक्शन नहीं करेगा, और इसमें ये हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया। अब ये, इसे हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ पर क्या है, H+ है और यहाँ पर क्या है, SO4 माइनस है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस है इसलिए इस पर कोई वो नहीं होगा, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये नोन है ±0.00 वोल्ट। याद रखना कि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आता है, हमेशा ±0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, उसे बनाइए। तो आप कैसे बनाओगे, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक चाहे गोल्ड का, चाहे सिल्वर का, चाहे प्लेटिनम का खोखला बेलनाकार एक सिलेंडर लेंगे, पाइप लेंगे, उसमें हाइड्रोजन गैस भर देंगे। इसका क्यों लिया, क्योंकि ये इनर्ट होता है और हाइड्रोजन इससे कोई रिएक्शन नहीं करता। अब ये इसका जो है रॉड तैयार हो गई है और इसी रॉड को इसके मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 में डिजॉल्व करेंगे इस टेम्परेचर, इस प्रेशर पर। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बन गया और इसका पोटेंशियल हमेशा ±0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो हमने आपको डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोड बता दिए हैं। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोड क्या होता है और निगेटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है। ये तो बताना पड़ेगा कि जान गए होंगे। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वो होता है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, निगेटिव वो होगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव होगा, और न्यूट्रल वो होगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल न्यूट्रल होगा। यानी अगर किसी दो, जैसे मान लो कि जो मेटल रॉड है, मेटल रॉड ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि इस पे जितने प्लस होंगे माइनस उतने होंगे, तभी तो न्यूट्रल होगी। अब इस मेटल रॉड को पॉजिटिव मेटल रॉड में कन्वर्ट करना है मान लो, तो क्या करना पड़ेगा, अगर हमने इसको पॉजिटिव मेटल रॉड में कन्वर्ट करना है, न्यूट्रल की जगह पर क्या करना है, पॉजिटिव में, यानी यहाँ पे प्लस हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। और रिमूव करने के लिए जरूरी क्या है
कि इसको किसी ऐसे से कनेक्ट करा दो जहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो, तो यहां से इलेक्ट्रॉन उसमें पहुंचना शुरू कर देगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो पॉजिटिव मेटल्स रॉड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रल मेटल बाय द रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे हमें इसी से कोई निगेटिव मेटल रॉड ऑब्टेन करनी हो तो क्या करना पड़ेगा? अब ये निगेटिव मेटल रॉड अगर ऑब्टेन करनी है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। इस कंडीशंस में इस रॉड को किसी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से अटैच कराना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है कि अब अगर हम इसका इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहलाएगा। अगर हम इसका इलेक्ट्रोड बना दें, है ना, तो जो भी बना वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहलाएगा। ठीक है, और अगर हम इसका इलेक्ट्रोड बना दें तो ये क्या कहलाया? निगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाया। ठीक है, और अगर हम इस न्यूट्रल रॉड का बना दें तो ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोड हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज है नहीं, तो चार्ज डिफरेंस तो आएगा कहाँ से? इसमें मेटल पे जनरली जो चार्ज होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसके कंपेरेटिवली यहाँ पे चार्ज कम डेवलप होगा, और जब यहाँ पे कम डेवलप होगा तो ये पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ कंपेरेटिवली कम डेवलप होगा। जब कम डेवलप होगा, जैसे मान लो ये नेगेटिव ज़्यादा है तो यहाँ नेगेटिव मान लो 100 है, पॉजिटिव कम डेवलप हुआ, मान लो 90 डेवलप हुआ, तो ये कितना रह गया? 10, तो नेगेटिव हो गया। यहाँ पॉजिटिव मेटल पे है तो ये ज़्यादा होगा, तो ये +10 है, 100 है, और निगेटिव यहाँ पर माइनस हो गया, माइनस मान लो 80 हो गया, तो यहाँ पे +20 हो गया। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ ये न्यूट्रल है, तो इसमें कोई चार्ज डिफरेंस आएगा ही नहीं, तो ये न्यूट्रल ही रहेगा। बात समझ आ गई होगी। अब मुझे आपसे बात करनी है, इलेक्ट्रोड तो हो गया, इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन जैसे जो बैटरी होती है ना, बैटरी में जो सॉल्यूशन पड़ता है वो क्या होता है? जैसे मैंने अभी बताया कि साल्ट सॉल्यूशन होता है, इसी को इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्लस और माइनस दोनों टाइप के आयन होते हैं और ये करंट को कैरी कर सकता है। तो कौन कौन से कितने कितने टाइप के इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशंस होते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोलाइट जानना होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट? Chemical substance which dissociate into their ion in aqueous mediums are known as electrolytes. Electrolytes are those chemical which dissociate into their ion in aqueous medium. Are those chemical which dissociate into their ion या broken into their ion in aqueous medium। ठीक ना, यानी पानी में डालने पर जैसे ही जो भी ब्रेक हो जाए वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। जैसे शुगर अपने आयनों में नहीं ब्रेक होती तो ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। यूरिया ये भी अपने आयनों में नहीं ब्रेक होती, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। लेकिन NaCl ये इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि अपने आयनों में ब्रेक हो जाता है। KCl इलेक्ट्रोलाइट है, अपने आयनों में ब्रेक हो जाता है। NaNO3 इलेक्ट्रोलाइट है, अपने आयनों में ब्रेक हो जाता है। HCl अपने आयनों में ब्रेक हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट है। CH3COOH अपने आयनों में ब्रेक हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट है। NH4OH अपने आयनों में ब्रेक हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट है। ETC CH3COONA ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, अपने आयनों में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, CH3COONH4 ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, अपने आयनों में ब्रेक हो जाता है। तो ये सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब इन्हें वाटर में डाला जाता है तो ये अपने आयनों में ब्रेक हो जाते हैं। NaCl Na+ और Cl- में सब टूट जाते हैं। ठीक ना। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दो टाइप की इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं। एक देखो
अभी हमने बताया कि इन दोनों को क्या कहेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। ये क्या होगा, ये दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। क्या हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। कहने का मतलब कि इसमें कोई करंट कैरी नहीं होगी, इसमें ना तो प्लस चार्ज डेवलप होगा ना तो माइनस चार्ज डेवलप होगा। वाटर में डालने पर इसमें आयन डेवलप ही नहीं हुआ तो इसमें कोई करंट पास नहीं होगी। तो इसके सोल्यूशन से कभी भी बैटरी आप बना ही नहीं सकते। ठीक है, इन सब के सोल्यूशन से आप बैटरी बना सकते हैं। ठीक है ना, बात सुना रहे कि नहीं, क्योंकि इनको जैसे ही वाटर में डालेंगे ये अपने आयनों में डिजॉल्व हो जाएंगे। अब दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। सभी लोग जानते होंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, पहले तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट देखो। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू देयर आयन इन एक्वस मीडियम। यानी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसे वाटर में डालने पर वह टोटली क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए। जैसे मान लो NaCl, KCl, KNO3, NaNO3, etc. These all are strong electrolyte. HCl strong electrolyte, H2SO4 strong electrolyte, सब strong electrolyte। ऐसा क्यों, क्योंकि जब इन्हें हम वाटर में डालेंगे तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। जैसे मान लो ये वाटर है और हमने क्या किया, हमने इसमें NaCl डाल दिया। कितना डाला, सपोज दैट 100 NaCl डाला, तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन में 100 Na प्लस बन गया और 100 Cl माइनस बन गया। क्योंकि वाटर भी हल्का फुल्का डिसोसिएट हो सकता है तो इसमें H प्लस बन गया और OH माइनस बन गया। ठीक ना, अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराई गई है तो, नहीं कराई गई है तो ये नहीं बनेगा, एज इट इज रहेगा, हल्का फुल्का चेंज होगा। अब देखिए, जब ये है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया है। ठीक ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो इनकम्प्लीटली डिसोसिएट हो। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो होता है जो इनकम्प्लीटली डिसोसिएट हो, पार्शियली डिसोसिएट इनटू देयर आयन इन एक्वस मीडियम। पार्शियली डिसोसिएट होता है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू देयर आयन, इनटू देयर आयन, और यहाँ पे पार्शियली डिसोसिएट इनटू देयर आयन। ठीक ना, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट और यहाँ पे पार्शियली डिसोसिएट। अब देखिए जरा, पार्शियली डिसोसिएट होने का मतलब क्या हुआ। जैसे इसका एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं, बहुत से एग्जांपल हैं। जनरली यहाँ देखिए, इसके एग्जांपल में एक बात समझिए कि फर्स्ट ग्रुप के साल्ट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ऐसे लिखो, साल्ट ऑफ फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप का मतलब एल्कली मेटल ग्रुप, एल्कली मेटल ग्रुप, ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक ना। ऑल स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग एसिड ये भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस, ये भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तीसरा पॉइंट, साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस, बल्कि इसको ना लिखो, रहने दो, इतना आपको है ना। अब यहां पर क्या, ऑल ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होती है। ठीक ना। NH4OH वीक एसिड होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ऑल ऑर्गेनिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट और NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट,
इसके अतिरिक्त जितने भी साल्ट, इसमें BaOH ट्वाइस या बैरियम के भी साल्ट हैं, साल्ट ऑफ बैरियम है ना, और रुबिडियम करें, स्ट्रॉन्सियम के भी जो है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, और हाइड्रोक्साइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप, बैरियम, स्ट्रॉन्सियम ETC, ये सब जो है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। इसके अतिरिक्त जितने भी हाइड्रोक्साइड और सब होंगे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। अब जरा देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया है वाटर, यहाँ लिया क्या, वाटर लिया है, ठीक है ना। और इसमें हमने मिला दिया क्या, सपोज दैट इसमें हमने मिला दिया है एस्टिक एसिड मिला दिया, वीक एसिड है, एस्टिक एसिड ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और कितना मिला है 100। अब ये टोटली तो डिसोसिएट नहीं होगी, पार्शियली डिसोसिएट होगी। मान लो इसका डिसोसिएशन 80% हुआ, तो ये इसमें ये क्या बनाएगी, एक सेकंड, इसमें ये क्या बनाएगी, इसमें ये बनाएगी 80CH3COO माइनस 80H प्लस एंड 20CH3COOH और H प्लस भी OH माइनस भी, ठीक है ना। अब आपसे पूछता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या पाया जाएगा, तो इसमें पाया जाएगा कैटायन और एनायन, कैटायन एनायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा कैटायन, एनायन एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपसे पूछता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या पाया जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस में तो दोनों पाया जाता है। एक और बात है, इसमें चूंकि 100% डिसोसिएशन हो जाता है, इसलिए इसमें रिवर्सिबल रिएक्शंस नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। जैसे यहाँ देखो NaCl था ना, तो ये 100 था ना, तो जो 100 डिसोसिएट हो गया Na प्लस में और Cl माइनस में, ये 100 ये हो गया, 100 ये हो गया, तो इसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर इक्विलिब्रियम इसमें डेवलप नहीं होता है, इसमें कोई इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं होता। यहाँ पर क्या होगा, CH3COOH डिसोसिएट हुआ CH3COO माइनस और H प्लस में। अगर ये 100 है, यहाँ से 80% निकला, तो यहाँ 20 तो बचा ना, और यहाँ 80 ही रह गया, और यहाँ भी 80 रह गया। तो इसमें इक्विलिब्रियम डेवलप होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन इसमें होता है, और इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता है। ये सारी बातें आपको समझनी है। तो ये था इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें नहीं है कि फैक्टर जो इफेक्ट करता है डिसोसिएशन पर। आपसे कोई पूछे कि NaCl कंप्लीटली क्यों डिसोसिएट हो जाता है, ये पार्शियली क्यों डिसोसिएट हो जाता है, तो उसका एक अलग फैक्टर है, वो आपको आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे वो है नहीं, तो हम इसमें आगे नहीं बढ़ते हैं। हम इतना जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोलिटिकल सोल्यूशन होता है वो क्या है, वो ये सोल्यूशन या ये सोल्यूशन इलेक्ट्रोलिटिकल सोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। कंडक्टिविटी किसकी अधिक होगी, जिसमें ज़्यादा चार्ज होंगे, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, जिसमें ज़्यादा होंगे कंडक्टिविटी उसकी अधिक होगी। और कंडक्टिविटी जो है ना, वो डिपेंड करती है आयनों के मोलर कंडक्टिविटी पर, तो वो आगे हम बताएंगे आपको। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सेल। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इलेक्ट्रोलिटिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। अगर कोई पूछता है क्या है, तो जनरली लोग कहते हैं कि वो सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दे। एक्चुअल में
मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर कोई केमिकल एनर्जी में चेंज करती है तो वो इलेक्ट्रोलिटिकल सेल कहलाती है, और अगर कोई केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है वह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाती है। पहले मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं है। आपसे कोई कहा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिकल सेल, तो टाइप ऑफ सेल विच चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ बैटरी, ठीक ना। तो आगे हम बताएंगे कि इसमें क्या है। अब ये पहली बात तो आपके समझ में आ गई होगी। अब सेल कैसे होती है, क्या बनती है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए देखो, आपको एक ये कंटेनर लेना है और इस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड रखना है, रॉड। जैसा कि हमने आपको बताया कि रॉड अपोजिट चार्ज होनी चाहिए, एक प्लस चार्ज की, एक माइनस चार्ज की। सपोज दैट ये क्या है, ये प्लस चार्ज की है और ये क्या है, माइनस चार्ज की है। इसे हटाएं यहाँ पे। अब ये इसे जो है हम लोग किससे जोड़ते हैं, बैटरी से। बैटरी क्या होती है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होती है। अभी इसको हमने शुरू नहीं किया है, अभी ये पार्शियली डिसोसिएट है और इसमें कोई इलेक्ट्रोलिटिकल सोल्यूशन भरा है। मान लो ब्राइन भरा है, तो ब्राइन किसे कहते हैं, ब्राइन जो होता है ना 30% कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ वाटर। तीस % कंसंट्रेट सोल्यूशन होता है, यानी इसमें क्या क्या भरा होगा, NaCl होगा, 30% कंसंट्रेट सोल्यूशंस ऑफ NaCl, सॉरी वाटर लिख दिया, ऑफ NaCl है ना। ये जो है ब्राइन कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या कि इसमें 30% NaCl होगा, 70% वाटर होगा। तो यहां पर क्या क्या होगा, Na+ होगा, Cl- होगा, H+ होगा, OH- होगा, ठीक ना। तो अगर हम आपको इलेक्ट्रोलिटिकल सेल की एक डिफिनीशन, ये कोई जरूरी नहीं कि NaCl ही हो, कोई भी इलेक्ट्रोलिटिकल सोल्यूशंस होगा। मैंने सपोज किया था कि सपोज दैट इसमें हमने ब्राइन ले लिया है, तो ये ब्राइन है, ठीक ना। ब्राइन का मतलब कि सॉल्ट सोल्यूशन है। ये क्या है, सॉल्ट सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिकल सेल कैसे बनती है, किसी भी सॉल्ट सोल्यूशंस में अगर 2 अपोजिट इलेक्ट्रोड को डिप्ट किया जाए और वो दोनों अपोजिट इलेक्ट्रोड एक दूसरे से बैटरी से जुड़े हों, बैटरी का ये प्लस होगा, ये माइनस, है ना। तो ये जो डिवाइस बनेगी उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। तो लिखेंगे इफ 2 अपोजिट इलेक्ट्रोड, इफ 2 अपोजिट इलेक्ट्रोड dipped into their salt solutions, salt solution, and their opposite end, and their opposite ends are connected to each other, are connected to each other by a battery. A device is obtained are known as electrolytical cell. Electrolytical सेल कहने का मतलब कि अगर किसी 2 अपोजिट इलेक्ट्रोड को एक कोई सी साल्ट सोल्यूशंस में, हमने यहाँ ब्राइन ले लिया है, में डिप्ट किया जाए और उसके दोनों अपोजिट एंड को क्या कर दें,
बैटरी से जोड़ दें, तो इस तरह से जो डिवाइस ऑब्टेन होगी उसे ही इलेक्ट्रोलिटिकल सेल कहेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। वर्किंग में फिर हम इलेक्ट्रोलिटिकल सेल ही बनाएंगे और शायद यही वाली बना ले और वर्किंग देख लें। तो जरा सा हम लोग को फिर से वही इलेक्ट्रोलिटिकल सेल ऑफ ब्राइन बनाना होगा। ये है 2 अपोजिट रॉड और यहाँ है ये डिप्ट हुई है। इसमें क्या भरा है आपको पता हो गया होगा, ये ब्राइन भरा है, ठीक है। ये है क्या प्लस का और ये किसका है माइनस का, ठीक है। अभी ये कनेक्ट नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या है। इसमें है Na+, इसमें क्या है Cl-, इसमें क्या है H+ और इसमें OH-। सोचिए जरा, ये अपोजिट इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है और ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है। ये बैटरी है और ये सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन। और ये पूरी डिवाइस क्या कहलाएगी इलेक्ट्रोलिटिकल सेल कहलाएगी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि अभी तो कुछ यहाँ पे देखो सर्किट को कंप्लीट नहीं किया है। अगर हम इस सर्किट को कंप्लीट कर दें तो होगा क्या, आप सोचिए और बताइए कि क्या हो सकता है। 1 मिनट वीडियो पॉज करके आप बता सकते हैं कि होगा क्या, सोच सकते हैं, कमेंट में लिखिए, ठीक। लिख दिया। अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे ही आप इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे, यानी जैसे ही आपने यहाँ पे सर्किट कंप्लीट किया, होगा क्या, ये जो अपोजिट चार्ज हैं ये अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। जैसे Na+ है, ये किधर को मूव करेगा निगेटिव की तरफ, H+ किधर को मूव करेगा निगेटिव की तरफ, Cl- किधर को मूव करेगा निगेटिव पॉजिटिव की तरफ, OH- किधर को मूव करेगा पॉजिटिव की तरफ। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करेंगे। यहाँ पर क्या है, इस वाले रॉड को पॉजिटिव क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस है। ये इसीलिए अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो अपोजिट चार्ज की वजह से ये एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। लेकिन ध्यान देना है कि ये दोनों मूव तो कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे पहले पहुँचेगा इलेक्ट्रोड पर ये माइनस चार्ज उसको मिलेगा और यहाँ जो सबसे पहले पहुँचेगा इस इलेक्ट्रोड पर ये प्लस चार्ज उसको मिलेगा। तो अब इसमें देखना होगा कि इसकी स्पीड किसकी ज़्यादा है। स्पीड को तय करने के 2 तरीके हैं, 2 तरह मानक है। एक तो जो कंसंट्रेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ आयन होता है, स्पीड ऑफ आयन। और दूसरा, ये पहला, और दूसरा क्या है, दूसरा है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो प्लस या माइनस इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है उस पर भी बात डिपेंड करती है। तो निगेटिव या यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल लिख दीजिए, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी स्पीड पर डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ आयन। अब जरा देखिए Na का जो रिडक्शन पोटेंशियल्स होता है वो निगेटिव में होता है और H का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है वो प्लस में होता है, प्लस माइनस 0.00। Na का नियर अबाउट 1 पॉइंट समथिंग होता है माइनस का, और यहाँ क्लोरीन और OH में क्लोरीन का ज़्यादा पॉजिटिव होता है।
तो इसमें सबसे पहले, इसमें जब दोनों चलेंगे तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, H प्लस। H प्लस यहाँ आएगा तो क्या करेगा, H प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और H में कन्वर्ट होगा। अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो यहाँ से 2H प्लस चलेगा तो यहाँ पर ये H2 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। चूँकि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन कहाँ होता है, रिडक्शन ऑलवेज टेक प्लेस एट कैथोड। नोट करना है, चाहे वो किसी टाइप की सेल हो उसमें रिडक्शन कहाँ होगा, रिडक्शन ऑलवेज टेक प्लेस एट कैथोड, टेक प्लेस एट कहाँ, कैथोड। तो ये निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा इलेक्ट्रोड कहलाया, कैथोड कहलाया। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ रिडक्शन हुआ। ठीक उसी तरह से यहाँ पे दोनों जाएंगे लेकिन Cl यहाँ पहले पहुँचेगा। तो जब Cl यहाँ पहुँचेगा तो 2Cl माइनस यहाँ जा करके Cl2 में कन्वर्ट होगा और यहाँ क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से Cl2 निकलेगी गैस, यहाँ से H2 गैस निकली, वहाँ से Cl2 गैस निकली। लेकिन यहाँ हुआ क्या, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ। तो जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसे क्या कहते हैं, एनोड कहेंगे। यानी वो इलेक्ट्रोड, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या कहते हैं, एनोड। यानी ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक प्लेस एट एनोड। बात समझ में आ गई होगी, आपको मैंने समझाया। अब यहाँ पे देखो Na प्लस यहाँ नहीं पहुँच पाया और OH माइनस यहाँ नहीं पहुँच पाया, तो ये दोनों कंटेनर में रह जाएंगे और ये कंटेनर में ही रिएक्शन करके NaOH बना लेंगे। ठीक ना। अभी आप देखिए हमने क्या बताया कि जैसे ही बैटरी को सर्किट को कंप्लीट किया वैसे ही क्या हुआ, अपोजिट चार्ज एक दूसरे की तरफ मूव करने लगे। जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी वो सबसे पहले पहुँचेगा और अपने अपने इलेक्ट्रोड पर रिड्यूस्ड या ऑक्सीडाइज्ड होगा। अगर वो जैसे मान लो ये दोनों थे तो इनमें कंडक्टिविटी H प्लस की ज़्यादा थी, H प्लस पहले पहुँच गया और ये जा कर के रिड्यूस्ड हो गया और कैथोड पर क्या हो गया, हाइड्रोजन ऑब्टेन हो गया। कैथोड इसे क्यों कहे, क्योंकि कैथोड इसलिए कहे क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है इस इलेक्ट्रोड की तरफ। और यहाँ पर ज़रा देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर Cl माइनस और OH माइनस दोनों मूव किए लेकिन Cl पहले पहुँच गया और Cl पहुँच करके क्या किया, Cl पहुँच करके ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो इसलिए इसको एनोड कहे, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक प्लेस एट एनोड। तो इस तरह से वर्किंग होती है इलेक्ट्रोलिटिकल सेल की। अब हम लोग एक लॉ पढ़ते हैं जिसे कहते हैं फैराडेज लॉ, और शायद फैराडेज लॉ आपको इससे समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं और उस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं कि जैसे एक मान लो सेल है, इलेक्ट्रोलिटिकल सेल, यहाँ पर एक प्लस इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर एक माइनस इलेक्ट्रोड है। क्या है, माइनस इलेक्ट्रोड, और इसको बैटरी से जोड़ दिया हमने। बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी क्या होती है, दो या दो से अधिक सेलों का कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है। अब इसमें Na प्लस है, Cl माइनस है, H प्लस है, OH माइनस है। जैसे ही सर्किट को आप कंप्लीट करते हैं तो निश्चित है कि इधर क्या होगा, इधर 2Cl माइनस Cl2 में कन्वर्ट हो गया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या हुआ 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो गया, H2 में। यहाँ से क्या ऑब्टेन हुआ, Cl2 गैस, और यहाँ से क्या ऑब्टेन हुआ, H2 गैस। अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है क्या कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, देखो पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिएगा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस of brine, how many
amount of chlorine Cl2 है ना, is liberated at anode if 10 ampere current, 10 ampere AMP है ना, करंट पास टिल 5 मिनट, कब तक? 5 मिनट तक अगर हमने यहाँ से बैटरी से करंट पास किया तो यहाँ से कितनी क्लोरीन निकली ये आपको बताना है। तो यही इसी को बताने के लिए फैराडे ने अपना एक लॉ दिया था, जिसे कहते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ। अब मैं आपको फैराडेज फर्स्ट लॉ बताऊंगा। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ है क्या, तो आप लिख लीजिएगा, amount of substance deposited or liberated कब? जब मेटल होगा। और लिबरेटेड कब? जब गैस होगी। at their respected electrode during electrolysis, electrode is directly proportional to charge flow in it। यानी इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, वो इस बैटरी द्वारा जितना चार्ज फ्लो किया गया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। W क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। डिपॉजिटेड और क्या? लिबरेटेड। और क्यों क्या है? चार्ज फ्लो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक ना? इसे हम थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी आपने इसे मैं हटा सकता हूं ना। अभी आपने क्या देखा? अभी देखा कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है। तो यहाँ आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा सकते हैं और W इज इक्वल टू लिख सकते हैं Z इंटू Q। Z क्या है? Z इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी। इसका मतलब क्या हुआ? इक्विवेलेंट वेट इंटू 96500। ये 1 फैराडे है। आपको यही बता दें कि 1 फैराडे इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन और इज इक्वल टू 96500 कूलम। ये जान लीजिए, ठीक है? या यहां लिख दें 96500 कूलम, इसी फॉर कूलम है, इज इक्वल टू 1 फैराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 फैराडे मान लो, ठीक ना? तो अब यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी इंटू Q अपॉन 96500। आप ये भी जानते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू
टी इज ऑलवेज टेकन इन सेकेंड। देन W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट इंटू आई इंटू टी, वाई क्या, वैलेंसी इंटू 96500 कूलम। अभी क्वेश्चन जो लिखा था उस क्वेश्चन में क्या था, उस क्वेश्चन में था पूछ रहा आपसे कि अमाउंट ऑफ क्लोरीन कितना है, W ऑफ क्लोरीन कितना है, यही तो पूछ रहा था। और क्या दिया था, आई दिया था कितना 10 एम्पियर, और क्या दिया था, टाइम दिया था कितना 5 मिनट। तो 5 मिनट को अगर हम सेकेंड में बदलते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 60 सेकेंड, यही तो हुआ। अब फार्मूला लगा देंगे, क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होगा, क्लोरीन का होगा 35.5, वैलेंसी क्या होगी क्लोरीन की 1। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूले पे पुटअप करते हैं तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 35.5 इंटू आई कितना 10 और इंटू कितना 5 × 60 यानी 300 बाई 1 × 96500। ये आपका आंसर आ जाएगा, इसे आप वो कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो फैराडेज पर और एक दो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना।